जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को और हम यहां पर समझने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें थोड़ा सा गणित वाला हिस्सा है यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट है और ये आना हर बच्चे के लिए जरूरी है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जेडबल की या नीट की, वो खास करके बेटा जेडबल या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टर्म है जिसका नाम है क्या बेटा, मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट। बड़े इत्मीनान से बेटा समझिए और जितने सूत्र आए उनको बेटा आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। 3 सूत्र यहां पर खास तौर पर आएंगे, उनको हम याद कर लेंगे तो बड़े आराम से बेटा मोल वाली जितनी भी कैलकुलेशन अपने सिलेबस में है 11वीं 12वीं में मिला जुला करके सब आपसे बनने लगेगी। तो चलिए देखते हैं मोल संकल्पना, यानी कि बेटा हम मोल के बारे में जानना चाह रहे हैं, मोल की गणना करना चाह रहे हैं। अब मोल की गणना करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि मोल होता क्या है। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, मोल होता है कणों की संख्या की एसआई इकाई। मतलब कोई भी कण है बेटा तो उनकी संख्या बताने के लिए एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, मोल। तो कणों की संख्या की एसआई इकाई क्या होगी बेटा, मोल। ठीक है, मोल मतलब ये सिंपल सी बात है। हमें अगर कोई भी कणों की संख्या बतानी है, जैसे मैंने आपको बताया था दर्जन हमारी एक इकाई है बेटा जिससे हम किसी पदार्थों की संख्या बताते हैं। और जब 12 होता है तो उसको हम 1 दर्जन बोलते हैं, 24 होता है तो 2 दर्जन। इसी तरह से जब कोई कण बेटा कितने हो जाएंगे, 6.022 गुणित 10 की घात 23, इतने कण अगर हो जाएंगे तो इसे ही हम बोलेंगे बच्चों क्या, एक मोल। अगर कोई भी कण इतने हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बेटा एक मोल। अगर इसके 2 गुने हो जाते हैं तो 2 मोल, 3 गुने हो जाते हैं तो 3 मोल। इस संख्या को बेटा हम नाम देते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रो संख्या। कुछ किताबों में एवोगाद्रो संख्या भी लिखा होता है, एवोगैड्रो संख्या सब सही है बेटा, है ना। तो एवोगैड्रो संख्या बोलेंगे और प्यार से हम इसे एनए से प्रदर्शित करेंगे। होता क्या है, अब इतनी बड़ी संख्या 6.022 गुणित 10 की घात 23 कहां तक हम बार बार लिखें। तो इसीलिए बेटा इतनी बड़ी संख्या हम तभी लिखते हैं जब हमें मान पूरा बेटा आखिरी आंसर जो ऑप्शन होते हैं सवाल के वो पूरे आखिरी फॉर्म में दिए होते हैं। अगर एनए के रूप में निकालना है तो हम एनए रख के निकाल लेते हैं, आसान भी पड़ता है ना। हालांकि हम दोनों काम करेंगे, हम एनए के रूप में भी निकालेंगे और उसकी वैल्यू रख के भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा एक मोल। मतलब जब कोई भी कण, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अगर बेटा इतने कण हो जाएंगे तो यही कहलाएगा एक मोल। अब आप सोच करके देखिए, किसी इंसान के पास इतने सिक्के हैं, कितने बेटा, 1 मोल सिक्के हैं। तो इसका क्या मतलब है, 1 मोल सिक्के हैं मतलब बेटा कि उसके पास 6.022 गुणित 10 की घात 23 रुपए है। एक एक के सिक्के अगर इतने हैं मतलब उसके पास बेटा इतने रुपए हैं, मतलब कि वो अरब खरब और बेटा भयंकर कई पति इंसान है ना। तो होता क्या है, 1 मोल मतलब इतना। जब किसी भी कणों की संख्या, किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या इतनी होगी तो इसे हम बोलेंगे 1 मोल। और इस संख्या को बेटा हम बोलेंगे एवोगैड्रो संख्या और इसे हमेशा हम Na से प्रदर्शित किया करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बेटा आगे की बात करते हैं और मोल में कुछ और समझते हैं। अब हम यहां पर हेडिंग डालते हैं मोल की गणना, कि भाई हमें मोल की गणना अगर करनी हो तो कैसे कैसे हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम 3 तरीके से मोल की गणना करते हैं। 3 अलग अलग मान दिए होने पर हम मोल की गणना करते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले हम मोल की गणना करेंगे भार से, या हम बोल सकते हैं द्रव्यमान से। ठीक है, मतलब हमें किसी पदार्थ का, किसी अणु का बेटा, किसी परमाणु का भार दिया होगा और हमें उसके मोल निकालने होंगे एक। और दूसरा फिर हम इसे करेंगे कणों की संख्या से। हमें क्या होगा बेटा, किसी पदार्थ के कणों की संख्या दे दी जाएगी और फिर हमें निकालना होगा क्या, मोल। और तीसरा हम निकालेंगे मोल एसटीपी पर गैस के आयतन से, एसटीपी पर गैस के आयतन से।
तो कुल मिला के बेटा आज के इस लेक्चर में हम ये तीन चीजें ही डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे हम भार से, कणों की संख्या से और एसटीपी पर गैस के आयतन से मोल की गणना कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम मोल की गणना करने जा रहे हैं। पहला हेडिंग डालेंगे भार से या बेटा द्रव्यमान से। भार से या इससे द्रव्यमान से मोल की गणना। ठीक है, भार से या द्रव्यमान से मोल की गणना। तो देखो बेटा इसका तो सीधे एक सूत्र होता है, अपने को क्या करना है, सूत्र याद कर लेना है। लेकिन वो सूत्र थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूं आपको, तो थोड़ा सा फीलिंग आएगा, है ना, सब्जेक्ट समझ में आएगा। मान के चलो जैसे बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको मोलर द्रव्यमान बताया था। जैसे उदाहरण के लिए हम बोले सोडियम का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान है, मतलब मैं कह सकता हूं एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान है। सोडियम का मोलर द्रव्यमान मतलब सोडियम के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी कि इसे मैं कह सकता हूं सोडियम के Na परमाणुओं का द्रव्यमान। यानी कि मैं कह सकता हूं सोडियम के 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणुओं का द्रव्यमान। सब बातों का मतलब एक ही है। फिर से सुना, अगर मुझे पता है कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम है, इससे कवि क्या कहना चाहता है, प्रकाश डालिए। तो बेटा हम प्रकाश डालेंगे कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम है, इसका मतलब सोडियम के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। सोडियम के Na परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। सोडियम के 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। तो कुल मिला के बेटा मुझे यह समझ में आ गया कि भैया 23 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है। हाँ, अब भी बोला मैंने, एक मोल सोडियम के परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है, मतलब 23 ग्राम भार में कितने हैं बेटा, एक मोल सोडियम है। एक मोल सोडियम, ठीक है, 23 ग्राम में कितने हैं, एक मोल सोडियम है। तो बताइए, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम सोडियम होता तो कितना होता बेटा। 23 में एक है तो एक में कितना। कभी भी जबकि जमाते आपसे बनना चाहिए, क्या करते हैं, इधर वाली संख्या का और इधर वाली संख्या का गुणा करते हैं और इसको बेटा सामने वाले को भाग में ले जाते हैं। एक गुणित एक मतलब एक, बटे बटे में क्या आया बेटा 23। तो हमने क्या बोला, 23 ग्राम सोडियम में एक मोल होता है, तो 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल होगा। ठीक है बेटा। अगर 2 ग्राम सोडियम होता तो बड़े आराम से बोल देता सर मैं 2/23 मोल। 3 ग्राम सोडियम होता तो 3/23 मोल। 4 ग्राम सोडियम होता तो 4/23 मोल। x ग्राम सोडियम होता तो क्या बोलते बेटा, x/23 मोल। कुल मिला के जितना भार दिया है, x दिया है तो x/23 मतलब जो दिया हुआ भार है बटे मोलर द्रव्यमान। 23 क्या था, मोलर द्रव्यमान, तो x/23 मतलब दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान। और यहां से बच्चों हमने सूत्र बना लिया मोलों की संख्या का। ध्यान से देखें, सूत्र क्या बना बेटा, मोलों की संख्या बराबर x क्या है बेटा, दिया हुआ भार। x ग्राम ले रहे हैं ना, 2 ग्राम है तो 2/23, 1 ग्राम है तो 1/23, x ग्राम है तो x/23। x ग्राम मतलब ये दिया हुआ भार था, तो हम लिखेंगे बेटा दिया हुआ भार, या सिंपल लिख लें भार बटे, अच्छा भार लिखो चाहे द्रव्यमान लिखो एक ही बात है। तो भार बटे क्या लिखेंगे बच्चों, 23 क्या था, मोलर द्रव्यमान। अब बेटा आपको तो सिंपल ये सूत्र याद कर लेना है कि भार बटे मोलर द्रव्यमान, या भार बटे मोलर भार, या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या का ये पहला सूत्र हमारे पास आ चुका है। सूत्र क्या है बच्चों, मोलों की संख्या बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर बेटा दो चीजों को रिलेट कर रहे हैं हम, दो चीजों में संबंध बना रहे हैं, भार, और दूसरी तरफ हम निकाल रहे हैं क्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप। एक तरफ है भार और एक तरफ है मोलों की संख्या। ये हमें दिया हुआ है किसी चीज का भार और उसकी निकालना है मोलों की संख्या। तो बेटा हम
जब भार से मोलों की संख्या निकालने जाएंगे, भार से मोलों की संख्या निकालने जाएंगे, तो मूलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। भाग देंगे बेटा किससे? मूलर द्रव्यमान से। लेकिन अगर वहीं हम बेटा मोलों की संख्या से भार निकालना चाहें, मोलों की संख्या दी रहे और बेटा हम भार निकालना चाहें, तो इस मूलर द्रव्यमान को गुणा में ले चलेंगे उठा के। यानी कि बेटा मोलों की संख्या से अगर भार निकालना है तो मोलों की संख्या में गुणा कर देंगे किसका बेटा? मूलर द्रव्यमान का, मूलर द्रव्यमान का। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब हम भार से मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो भार में भाग करेंगे मूलर द्रव्यमान का, और मोलों की संख्या से भार निकालना चाह रहे हैं तो मोलों की संख्या में गुणा करेंगे मूलर द्रव्यमान का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या तो फिर अगर आप बेटा सीधे सीधे याद रखने में विश्वास रखते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने पहले लिखा था। क्या बेटा? मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? दिया हुआ भार यानी कि भार बटे मूलर द्रव्यमान या मूलर भार, मूलर द्रव्यमान। तो भार बटे मूलर द्रव्यमान क्या हो गया बच्चों? मोलों की संख्या। अगर कभी मोलों की संख्या दी रहे हो भार निकालना, गुणा में इसको ले आएंगे। मतलब बेटा इसका ये भी बन सकता है सूत्र। क्या बन सकता है? भार बराबर, भार निकालना है अगर तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणित मूलर द्रव्यमान, है ना। तो देखो बेटा इस तरीके से हम घुमा फिरा के हर तरीके से सूत्र याद रखें कि कब हम कैसे सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर कभी भार दिया रहे मोल निकालना हो तो भार बटे मूलर भार, अगर बेटा मोल दिया रहे भार निकालना हो तो मोल गुणित मूलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ मोलों की संख्या निकालने का। चलिए अब दूसरे तरीके पर चलते हैं बेटा, और हेडिंग डाल लीजिए कणों की संख्या से। किससे बेटा? कणों की संख्या से क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? हम मूलों की गणना। कणों की संख्या से मूलों की गणना। बढ़िया बेटा, ये भी आसान है, बड़े आराम से हम करेंगे। ध्यान से बस आप देखते चलिए और समझते चलिए। कणों की संख्या से मूलों की गणना करने जा रहे हैं हम। अगर मुझे कणों की संख्या दी रहेगी और मूल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? चलिए देखते। एक बात मुझे पता है, एक बात मुझे पता है बेटा कि अगर एने कण होते हैं, एने कण मतलब समझ गए बेटा 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण होते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? एक मोल। अगर बेटा एने कण होते हैं तो क्या होगा? एक मोल। तो अब आप बताइए एने कण बराबर एक मोल, तो एक कण बराबर कितने मोल? कोई भी बच्चा बता देगा? यहां वाले का यहां वाले से गुणा, एक गुणित एक मतलब एक, बटे में बेटा ये वाला आएगा, तो एक बटे एन ए मोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एन ए बराबर एक मोल, एक कण बराबर एक बटे एन ए मोल, दो कण बराबर दो बटे एन ए, तीन कण बराबर तीन बटे एन ए, चार कण बराबर चार बटे एन ए, एन कण बराबर एन बटे एन ए। अगर बेटा एन कण होते तो मोल कैसे निकालते? एन बटे एन ए मोल। तो कुछ समझ में आया बेटा मोल निकालने का तरीका? मोल मतलब जो दी हुई कणों की संख्या है उसको भाग दे दो बेटा एन ए से। दी हुई कणों की संख्या को भाग दे देंगे एन ए से, तो मेरे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या। तो यहां से हम बोल सकते हैं मोलों की संख्या। दूसरा सूत्र बन गया है बेटा हमारे पास, मोलों की संख्या बराबर एन मतलब क्या? कणों की संख्या। जो कणों की संख्या में दी हुई है वो कणों की संख्या, और बटे में क्या जाएगा बेटा? एन ए का मान आपको याद रखना है 6.02 गुणित 10 की घात 23, और ये बन गया बेटा क्या? सूत्र नंबर 2। ठीक है, सूत्र नंबर 2 हमने लिख लिया। क्या बेटा? सूत्र नंबर 1 था मोलों की संख्या बराबर भार बटे मूलर द्रव्यमान। दूसरा सूत्र है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एन ए। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। दो चीजों के बीच में बेटा मैं संबंध निकाल रहा हूं। क्या क्या है मेरे पास? एक तो है क्या बेटा? कणों की संख्या। एक क्या है हमारे पास? कणों की संख्या, और इसको हम
इसका सूत्र हम बनाना चाह रहे हैं किससे बेटा? मोलों की संख्या से, यानी कि मोल से। ठीक है, मोलों की संख्या या मोल से। मोल अकेला भी लिख लो या मोलों की संख्या लिख लो, बात एक ही होगी बेटा, है ना। मतलब मैं इन दो चीजों में संबंध बनाना चाह रहा हूं। किन दो चीजों में? कणों की संख्या और बेटा मोलों की संख्या। इन दोनों में हम संबंध बनाना चाह रहे हैं। बनाएंगे बेटा, ध्यान दो आप। जो मुझे कणों की संख्या से अगर मोल निकालना हो बेटा, कणों की संख्या से, कणों की संख्या से मोल निकालना, भाग दूंगा मैं किसका? Na का। भाग दूंगा बेटा किसका? मैं Na का। और अगर मुझे मोल से कणों की संख्या निकालना पड़ जाए, मोल से बेटा कणों की संख्या निकालना है, तो Na का गुणा में ले जा लेंगे इधर, तो गुणा कर दूंगा Na का। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलिए इस तरीके से याद रखें आप कि मोल से कण निकालना है गुणित Na, कणों से मोल निकालना है तो भागित Na। अब इसको हम ऐसे भी, अगर आप बोलो कि नहीं सर मैं तो सीधे सूत्र याद कर लेता हूं, तो ऐसे कर ले बेटा। हमने बोला मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या गुणित Na, सॉरी भागित Na। कणों की संख्या बटे, बटे में क्या आएगा बच्चों? Na। ठीक है, कणों की संख्या बटे Na। और इससे हम कणों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कणों की संख्या बराबर क्या आएगा मेरे बच्चों? ये आ जाएगा मोलों की संख्या, यानी कि मोल, या मोलों की संख्या पूरा भी लिख सकते हो आप, गुणित Na। तो ऐसा बेटा घुमा फिरा के इन सूत्रों का उपयोग करते हमें आना चाहिए। तो सूत्र नंबर 2 तैयार है बेटा। अब ऐसे मत बोलो कि यार ये दो सूत्र है तो एक ही, बस उसको इधर ले आए गुणा में, है ना। चलिए अब तीसरा, तीसरा सूत्र हम देखते हैं। और बच्चों यहां पर मैं अब सूत्र का उपयोग करूंगा और मोलों की गणना करना चाहूंगा एसटीपी पर, गैस के आयतन से, गैस के आयतन से, आयतन से मोलों की गणना, मोलों की या मोल की गणना। तो देखिए बेटा इसके लिए मुझे सूत्र कैसे बना, उस बात को समझाने के लिए मुझे बहुत सारी बातें करनी होंगी, बहुत सारी बातें समझाना पड़ेगा। आखिरी में सूत्र तो एक छोटा सा निकल के आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एकदम केमिस्ट्री अंदर तक की समझ में आए और कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए थोड़ा सा बेटा हम पहले समझते हैं कि ये एसटीपी क्या होता है। एसटीपी बेटा इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं बेटा मानक ताप तथा दाब। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं मानक ताप तथा दाब। तो पहले हम समझते हैं बच्चों ये एसटीपी का क्या चक्कर है, फिर मोल पे आएंगे अपन, है ना। धीरे धीरे बहुत सारी बातें करूंगा मैं, तब जाके इसका सूत्र बनेगा, लेकिन बेटा सूत्र बहुत इजी रहेगा, दिक्कत की कोई बात नहीं। एसटीपी, एसटीपी का मतलब मैंने आपको बताया क्या बेटा? मानक ताप तथा दाब। अब मानक ताप कितना हो, मानक दाब कितना हो, उसी को बोलते हैं बेटा हम एसटीपी, या कभी कभी इसे हम एनटीपी भी बोलते हैं। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब बेटा सामान्य ताप एवं दाब। अब एसटीपी की हमारे पास बेटा दो धारणाएं हैं, एक है पुरानी धारणा और वहीं बच्चों दूसरी है हमारी नई धारणा। नई धारणा अभी क्या है बेटा, नीट और जेई वगैरह में जो सवाल बनते हैं वो नई धारणा के भी आते हैं और थोड़ा बहुत पुरानी धारणा भी उपयोग में चलते रहती है, तो हमें दोनों पता होना चाहिए, है ना। और नई धारणा को बच्चों हम एनटीपी भी कहते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब, ताप एवं दाब। तो चलिए देखते हैं एक एक करके दोनों धारणाओं की। धारणा मतलब क्या बेटा? पुराने जमाने में जो चलता था वो, और नई धारणा मतलब नए जमाने में जो चलता है वो। तो नई पुरानी धारणा कहती थी बेटा कि जब ताप यानी कि T
कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस। या बेटा इसे हम कह सकते हैं कितना, 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो, और बेटा साथ ही साथ दाब हो कितना, दाब जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं, दाब होना मांगता बेटा 1 एटीएम। 1 एटीएम शॉर्ट में तो ऐसे ही लिखते, या बच्चों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, एक वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इस तरीके से 1 एटीएम, या इसको हम बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। जब ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस और बेटा दाब होगा 1 एटीएम, तो इसे बोलेंगे हम एसटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन ये पुरानी धारणा, पुराने लोग बेटा, पुरानी सोच। लेकिन नए जमाने के, मॉडर्न जमाने के लोग क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया कि जो ताप है बेटा, नए जमाने के हिसाब से ताप टी जो है, ये कितना भी ले सकते हो बेटा, ये कितना भी हो सकता है। अब कितना भी हो सकता है, तो कितना ले सर हम, क्या कुछ भी ले लें? तो बेटा सामान्यतः जब तक हम ये अध्याय पढ़ते हैं, पहला अध्याय मोल कॉन्सेप्ट है ना, और इसके अलावा बेटा गैसीय अवस्था वगैरह आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पहले केमिस्ट्री में भी था, अब फिजिक्स में बस है। तो आप उसको जब पढ़ोगे तो यहां पर तब आप ताप लोगे 0 डिग्री ही। लेकिन जब बच्चों हम केमिस्ट्री में ऊष्मा गतिकी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, या बेटा 12वीं में जाकर के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, वहां पर हम ताप 0 डिग्री ना लेकर के बेटा 25 डिग्री लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे हम कमरे का ताप भी कहते हैं, तो ये लेते हैं बेटा। तो ताप इनमें से कुछ भी ले सकते हो आप, 0 डिग्री या 25 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर सवाल मूल कॉन्सेप्ट से आया, गैसीय अवस्था से आया, तो 0 डिग्री लो, और अगर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन से आया है या ऊष्मा गतिकी से आया है, तो उसमें हम 25 डिग्री लेंगे। अब वो तो बेटा सवाल धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ताप कब कितना लेना है। और बच्चों दाब, तो दाब जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ये आप कितना लोगे, तो ये 1 एटीएम नहीं लेंगे बेटा, यहां पर दाब लेंगे हम 1 बार। बार क्या है, BAR, जो बार है बेटा, ये बार है दाब की एक इकाई। दाब की बहुत सारी इकाई है, वैसे तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। क्या है बेटा, रास्कल नहीं, पास्कल। तो पास्कल जो है दाब की एसआई इकाई है। लेकिन केमिस्ट्री में हम पास्कल का उपयोग कभी नहीं बेटा, इक्का दुक्का थर्मोडायनेमिक में कभी कर ले तो कर ले, अदरवाइज हम पास्कल का उपयोग कभी नहीं करेंगे। हम करेंगे यहां पर एटीएम का सबसे ज्यादा, फिर बेटा बार का, कभी कभी टॉर का उपयोग करेंगे, कभी कभी MM/Hg का उपयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 एटीएम लेते हैं पुरानी धारणा से, और 1 बार लेते हैं बेटा नई धारणा से। ठीक है ना, पुराने लोग कहां जाते थे बेटा, एटीएम में, और नए लोग कहां जा रहे हैं, बार में। तो इस तरीके से पुराना जो एसटीपी था वो क्या था, 0 डिग्री ताप तथा 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 एटीएम दाब। नए जमाने का जो एसटीपी है, कितना भी ताप, 0 डिग्री या 25 डिग्री, कितना भी ताप, और बेटा 1 बार दाब, तो इसे बोलेंगे हम क्या, एनटीपी या एसटीपी की नई धारणा। चलो बेटा, अब एक बात और बता दूं मैं आपको, कि ये जो हम 1 बार और एटीएम बोल रहे हैं, इनका अगर मैं संबंध बनाना चाहूं, तो बेटा ध्यान रखना, 1 बार बराबर होता है, कितना होता है, 1.01 एटीएम। या बच्चों 1 एटीएम बराबर होता है 0.987 बार। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो लगभग बेटा इनके मान बराबर ही दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 बार बराबर 1.01 एटीएम, तो लगभग बेटा इतना 0.01 का फर्क आया, चिन्ह सा फर्क। 1 एटीएम बराबर 0.987, लगभग एक ही बोल सकता हूं मैं। तो थोड़ा बहुत बस इतना सा बेटा चिन्ह सा फर्क है, इसके कारण सूत्र में भी इतना सा फर्क आएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि फर्क क्या आएगा। चलिए, अब मैं एक और बात आपसे करता हूं, फिर हम अपने मुद्दे पे तो आएंगे, सूत्र हम निकालेंगे। यहां पर बेटा मैं निकालना चाह रहा हूं एसटीपी पर गैस का मोलर आयतन। क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा मैं, एसटीपी पर इसका बेटा गैस का
मूलर आयतन। अब मूलर आयतन क्या होगा सर? तो मैंने आपको बताया बेटा, मूलर मतलब एक मोल, मतलब एक मोल गैस का आयतन। मूलर आयतन मतलब क्या होगा? एक मोल गैस का आयतन। एसटीपी पर कितना होगा? चलिए बेटा निकालते हैं। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से समझते चलिए, नोट करते चलिए और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पर क्या होगा? मोलर आयतन मतलब बेटा एक मोल गैस का आयतन। कब? एसटीपी पर। तो इसके लिए बच्चों हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एक समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं बच्चों आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण किसी भी आदर्श गैस के लिए लगाया जाता है। ये आदर्श गैस क्या है बेटा, ये बात तो हम समझेंगे आगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन आगे चल करके हम समझेंगे। और इस समीकरण का उपयोग बेटा हम बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा, है ना। तो आदर्श गैस समीकरण मैं बोलूंगा, आप फिलहाल याद कर लें। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। क्या याद करेंगे बेटा? आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी। यहां पर बच्चों पी होता है गैस का दाब। पी क्या होगा? गैस का दाब। वी होगा बेटा गैस का आयतन। गैस का क्या होगा बच्चों? आयतन। एन होगा गैस के मोलों की संख्या। एन होगा क्या बेटा? गैस के मोलों की संख्या। और बच्चों आर, आर को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या बोलेंगे बेटा? सार्वत्रिक गैस नियतांक। और इसका मान हो सके तो आप लोग याद कर ले, होता है 0.0821 एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। सबसे ज्यादा हम इसी मान का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और मान होता है इसका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बेटा इनमें से कोई सा भी मान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में तो हम इसी का करेंगे। इसका कब करेंगे? आगे चल के बेटा जब हम थर्मोडायनेमिक वगैरह पढ़ेंगे वहां पर उसका करेंगे, ठीक है। देखेंगे हम कब क्यों किसका करना है। और यहां पर टी क्या है? ताप। टी क्या है बेटा? यहां पर गैस का। तो ये इतनी बातें हैं, और हम इस आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं एसटीपी पर मूलर गैस का आयतन, यानी कि बेटा एक मोल गैस का आयतन निकालने में। लेकिन क्योंकि बेटा एसटीपी के दो धारणाएं हैं, एसटीपी की दो धारणाएं हैं और दोनों में ताप और दाब अलग अलग है, इसलिए दोनों में मूलर आयतन भी अलग अलग आएगा। दोनों में क्या होगा बेटा? मूलर आयतन भी अलग अलग आएगा। पहले हम निकालेंगे मूलर आयतन पुरानी धारणा के अनुसार, और फिर निकालेंगे मेरे बच्चों नई धारणा के अनुसार। देखेंगे पुरानी धारणा और नई धारणा इस मूलर आयतन के लिए क्या कहते हैं। तो एसटीपी पर पहले हम बात कर रहे हैं पुरानी धारणा की। समीकरण क्या है बेटा मेरे पास? पीवी बराबर एन आर टी। पुरानी धारणा के हिसाब से प्रेशर, पी मतलब बेटा दाब, दाब की जगह रख दें 1 एटीएम, है ना। पुरानी धारणा क्या कहती? 1 एटीएम दाब। और वी मतलब आयतन बेटा, ये तो हम निकालना चाह रहे हैं। मूलर मतलब एक मोल गैस का। एक मोल गैस का मतलब बेटा एन की जगह एक रख दें, क्योंकि एन क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या एक हो गई। आर, आर का मान होगा बेटा 0.0821। और टी, टी कितना है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। पुरानी धारणा के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बच्चों कभी भी ताप डिग्री में मत रख देना, केल्विन में रखना पड़ेगा, है ना। तो 273 केल्विन कर देंगे हम। अब केल्विन लिखे ना लिखे, बस आपको मैं बता रहा था कि ऐसे। अब V बराबर क्या होगा बेटा? ये 1 में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे गुणा कर दो, ये आ जाएगा 22.4 लीटर। मतलब बच्चों कोई भी गैस, कोई भी गैस मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सल्फर नहीं बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, कोई भी गैस, दुनिया में जितनी गैस है, कोई भी गैस है, अगर बच्चों उसका हम एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा? 22.4 लीटर। कितना आएगा बच्चों? 22.4 लीटर। चलिए अब नई धारणा देखते हैं, नया जमाना क्या कहता है। तो हमने तो याद करे बेटा पीवी बराबर एनआरटी। पी मतलब दाब, कितना रखना है? एक। थोड़ा इसको बेटा
यहां करता हूं मैं, है ना। इसकी जगह रखना है एक बार, बार में नहीं रखते बेटा, एटीएम में रखेंगे तो हम रखेंगे 0.987 एटीएम। एक बार की जगह हमने रखा 0.987, और v मतलब आयतन निकालना है, n मतलब मूलों की संख्या एक है, r का मान बेटा 0.0821 होगा। ताप तो अभी 0 डिग्री ही रखना है, मतलब कि बेटा 273 केल्विन। यहां से v निकालोगे बेटा कुल मिला के गणित करने में आएगा 22.7 लीटर। तो अब बेटा कुल मिला के रिजल्ट ये आया कि कोई भी गैस, दुनिया की कोई भी गैस के एक मोल का आयतन, एक मोल गैस का आयतन कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। पुराना जमाना 22.4, नया जमाना 22.7। ये फर्क क्यों आया बेटा? क्योंकि पुराने जमाने का एसटीपी अलग है और नए जमाने का एसटीपी अलग है। लेकिन बेटा ये भी याद रखना कि ये केवल एसटीपी पर होगा। अगर ताप और दाब कहीं भी बदल गया तो फिर ये मान नहीं होंगे। ताप या दाब बदला तो आयतन भी बदल जाएगा। तो कुल मिला के बेटा जो मुझे रिजल्ट मिला और जो आपको याद करना है, अभी तक के लेक्चर में बातें इतनी सारी किया, याद तो बेटा इतना सा कर रहा है ना। तो हम याद क्या करेंगे? एसटीपी पर, एसटीपी पर क्या बोलेंगे बेटा? प्रत्येक गैस, प्रत्येक गैस बोल रहा हूं मतलब यहां जितनी गैस दुनिया में है सबकी बातें कर रहा हूं मैं, है ना। एसटीपी पर प्रत्येक गैस के एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन, एक मोल का आयतन मतलब बेटा एक मोल गैस है तेरे पास, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कुछ भी हो। अगर वो एक मोल है तो उसका आयतन बच्चों कितना होगा? 22.4 या 22.7 लीटर। अब आपको लग रहा होगा सर दो दो मान आप बता रहे हो, तो मैं कैसे पता करूंगा कि 22.4 रखूं या 22.7? तो बेटा चाहो तो आप अभी 22.4 से ही सवाल करो, लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कब आपको 22.7 रखना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। अब यहां पर हम तो चले थे बेटा, क्या पढ़ने चले थे हम? मोलों की संख्या निकालना चाह रहे थे। कब? एसटीपी पर गैस के आयतन से मोलों की संख्या निकालने चले थे, और कितनी सारी बातें कर करके घूम घूम के चल रहे हैं पर, लेकिन अब कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं बेटा। बस देखते चलो। आप ये बताओ रिजल्ट हमें जो मिला उससे हम क्या लिख सकते हैं कि 22.4। अभी बेटा मैं 22.4 करके ही करा रहा हूं, लेकिन आप याद रखें यहां कभी कभी 22.7 भी आ सकता है। तो 22.4 लीटर गैस बेटा, कोई सी भी गैस है ना। कब? लेकिन पहले हम ये तो लिख लें एसटीपी पर, एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस बराबर कितने मोल बेटा? याद करो आप, हमने बोले मोलर आयतन है मतलब एक मोल गैस का आयतन है, मतलब 22.4 लीटर बराबर एक मोल। तो यही तो बोल रहे हैं बेटा हम, इसी बात को उलट पलट के लिख रहे हैं। एक मोल है ना, क्या बोले बेटा हमने? एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस है मतलब उसका एक मोल है। ठीक है, जबकि जमा रहे हैं हम। तो बताइए बेटा अगर ये 1 लीटर गैस होती, 22.4 की जगह 1 लीटर गैस होती तो कितने मोल होते? क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। जबकि जमाना मैंने सिखाया आपको, इसका गुणा इससे करना पड़ता है, नीचे वाले का इससे, एक एकम एक, और बटे में ये आएगा बेटा 1/22.4 मोल। ठीक है, ये आया क्या बेटा? एसटीपी पर 1 लीटर गैस में मोल कितने आए? 1/22.4। तो बताइए एसटीपी पर, ध्यान रखना बेटा ये सब कुछ एसटीपी पर ही है। 2 लीटर गैस होती तो कितने मोल आते? 1 लीटर में 1/22, 2 लीटर में सर 2/22.4, 3 लीटर में 3/22.4, 4 लीटर में 4/22.4। तो बेटा कुछ तुम्हारे पास वी लीटर अगर है, कितना है? वी लीटर एसटीपी पर कितने लीटर है बेटा? वी लीटर गैस, इसमें बताओ कितने मोल होंगे? तो बेटा देख, 1 लीटर में 1/22.4, 2 लीटर में 2/22.4, वी लीटर में v/22.4। तो हम बोल देंगे बेटा v/22.4
22.4 मोल। देखो मैं समझा रहा हूं बेटा, सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन याद सब कुछ नहीं करना है, ये सब याद नहीं करना है आपको। तो अभी तक ये बात याद करना है कि एसटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 या बेटा 22.7 लीटर, है ना। लेकिन अब हम सूत्र की तरफ चलते हैं, और सूत्र बन चुका है बेटा, तैयार हो गया है। आई होप आपको दिख भी रहा होगा कि जितने लीटर गैस है उससे हम मोल निकाल सकते हैं। क्यों? जितने लीटर है वो बटे 22.4। मतलब बेटा यहां से बनता है क्या, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या बनेगा बच्चों, V, मतलब गैस का आयतन एसटीपी पर, है ना। एसटीपी को नहीं भूलना है बेटा, एसटीपी पर गैस का आयतन। ठीक है बच्चों, एसटीपी पर गैस का आयतन बटे, बटे क्या जाएगा बेटा, 22.4। तो इस तरह से मोलों की संख्या का एक और सूत्र आ चुका है। अगर कभी को, हाँ, इसको जब आप याद करो बेटा तो या करके 22.7 जरूर लिखते चलना, क्योंकि आगे चल के कभी ना कभी मैं सवालों में 22.7 का उपयोग भी करूंगा। अगर बेटा कभी आपको ऐसा हो जाए कि मोल दे दे और गैस का आयतन पूछ ले, क्या करोगे सर? क्या करेंगे, इसको गुणा में यहां ले आएंगे। मतलब बेटा अगर कभी आपको बोला है कि एसटीपी पर गैस का आयतन बताइए, तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। एसटीपी पर गैस का आयतन बराबर कितना होगा बच्चों, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और गुणित में आ जाएगा 22.4 या बेटा 22.7। ठीक है, अपन तो जितने भी सूत्र बना रहे हैं बेटा 22.4 ले लेकर के बना रहे हैं। बाकी मैंने तो आपको बता दिया हूं कि दोनों मान याद रखने हैं। ठीक है, सवालों में देखा जाएगा। बाकी तो ये दो सूत्र, दो है बेटा, एक सूत्र है उसी को हमने दो बना के लिखे। अब चलिए इसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे हम मोलों की संख्या और एसटीपी पर आयतन, मोलों की संख्या और क्या बच्चों, एसटीपी पर आयतन को रिलेट कर पाएंगे। एसटीपी पर गैस का आयतन, बहुत ध्यान से देखिए, अच्छी चीज है, समझने लायक है। जैसा हमने पहले भी देखा उसी तरीके से बेटा मैं, मतलब सूत्र वही है कुल मिला के, ऐसा नहीं कि नई बात बोल रहा हूं मैं, उसी सूत्र को याद करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, जो आपको ज्यादा फलदायक होगा बेटा। अगर कभी एसटीपी पर गैस के आयतन से मोल निकालना हो तो भाग दे देना बेटा 22.4 का, और अगर कभी मोल से आयतन निकालना हो तो गुणा कर देना 22.4 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने बेटा सूत्र बना लिए। काय के सूत्र है बेटा, ये सूत्र है सर मोलों की संख्या के। ठीक है, चलिए अब बेटा मोलों की संख्या के तीन सूत्र याद कर लेने के बाद एक बार फिर से मैं सारे सूत्र रिवाइज कर दे रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार समझ में, तो देखो इतनी लंबी क्लास में याद क्या करें सर, तो याद करना बहुत आसान है बेटा, छोटे छोटे तीन सूत्र याद कर लो, काम खत्म, पैसा आ जाओ। क्या होगा बेटा, पहला सूत्र है मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, काय से निकाले थे बेटा हम, भार से, तो क्या होगा सूत्र, भार बटे मूलर द्रव्यमान। क्या बना सूत्र, भार बटे मूलर द्रव्यमान। ठीक है, और दूसरा सूत्र बना मोलों की संख्या बराबर, दूसरा सूत्र बनेगा बच्चों मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे Na, कणों की संख्या बटे Na। ठीक है बेटा, और तीसरा सूत्र क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तीसरा सूत्र हम लिखने जा रहे हैं मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर एसटीपी पर गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का
आयतन बटे 22.4। तो ये 3 सूत्र है। अगर बेटा इससे 3 और बनाने हो, मतलब आपको कभी भार निकालना, गुणा में इसको ले आओ, कणों की संख्या निकालना, गुणा में इसको ले आओ, एसटीपी पर आयतन निकालना, गुणा में इसको ले आओ, ऐसा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा सवाल, आसान सा सवाल, अभी तक जो हमने समझा उसके आधार पर मैंने आपके लिए लेकर आया हूं बेटा। निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा ये निर्भर करता है हमेशा कि हमें दिया क्या है। जिस चीज का मान दिया, भार दिया है तो भार वाला सूत्र लगाओ बेटा, कणों की संख्या दी तो कणों की संख्या वाला लगाओ, और अगर बच्चों आयतन दिया है तो आयतन वाला लगाओ, है ना। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 2.3 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या। ग्राम देखा ना बेटा, जैसे ये ग्राम देखा तो हम बोलेंगे ये क्या है सर, दिया हुआ भार है। सोडियम का भार कितना दे रखा है बेटा, 2.3 ग्राम। इससे मैं मोलों की संख्या निकालना चाह रहा हूं, तो बच्चों मोलों की संख्या का सूत्र हमने क्या बोला, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, या बेटा इसे हम कहते हैं मोलर मास। तो भार कितना दे रखा है हमें, 2.3 बटे मोलर द्रव्यमान सोडियम का बेटा आपको याद होना चाहिए 23 होता है। इसको हल करेंगे बेटा 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं बेटा। दूसरा ये है आपके सामने, 4.9 ग्राम। ग्राम दे दिया बेटा, ग्राम दे दिया मतलब फिर से ये भार है। तो दूसरा फिर से हमें क्या दिया है बेटा, H2SO4 का भार कितना दिया है बच्चों, ये दे रखा है 4.9 ग्राम। अब हमें निकालना है सर मोल, तो मोल निकाल लेंगे बेटा। मोलों की संख्या बराबर, हमने याद किया है मोलों की संख्या बराबर, देखिए आप जितने बार सवाल करें उतने बार सूत्र लिखें ताकि सूत्र बड़े आसानी से आपको याद हो जाए, है ना। भार बटे मूलर द्रव्यमान। अब बेटा भार बटे मूलर द्रव्यमान, तो भार तो हमने रख दिया 4.9। अब इसका मूलर द्रव्यमान कैसे निकालें, कैसे निकालें, क्या बेटा सीखे हमने, H2SO4 का निकालना है। देखिए H का कितना होता है 1, तो 1 गुणित कितने H है बेटा 2 है, धन S का कितना होता है 32, धन O का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो गुणित 4 करेंगे। तो देख बेटा 1 दूनी 2 और 32 34, और 16 चौके 64 और 34 हो जाएगा 98 ग्राम। तो यहां रख देंगे बेटा 98 ग्राम। अब ये दशमलव अपन नीचे लाते हैं तो 49 हो जाएगा बटे 980। अब बच्चों 49 एकम 49 दूनी 98 होगा, 1 बटे 20 मोल, या बेटा चाहो तो आप इसे 0.05 मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 2 सवाल कर लेने के बाद अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, 6.02 गुणित 10 की घात 24 जल के अणु, मतलब बेटा ये अणुओं की संख्या है। क्या दे रखा है, जल के अणुओं की संख्या। तो करते हैं अपन इसे। हमें सवाल में दे रखा है बेटा तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में दे रखा है H2O के अणुओं की संख्या। कितनी है बेटा अणुओं की संख्या, यहां पर हमें दे दिया है जल के अणुओं की संख्या है 6.02 गुणित 10 की घात 24। इतने अणु हैं और हमें चाहिए क्या बेटा मोल। अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या, कणों की संख्या से मोल हमने निकालना सीखा है बेटा। सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे, बटे में क्या जाएगा बेटा Na। अब मोलों की संख्या व कणों की संख्या बटे Na, कणों की संख्या कितनी दी हुई है 6.02 गुणित 10 की घात 24, और बेटा Na का मान कितना होता है 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो यहां 6.02 से 0 गया, 23 कैंसिल हुई, एक बची बेटा 10 की घात 1 मतलब 10 मोल। इस तरीके से बड़े आसानी से हम काम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा दिया 2.24 लीटर, क्या है N2 STP पर है, मतलब बेटा ये आपको दिया है STP पर गैस का आयतन, यहां से हम निकालना चाह रहे हैं मोल। तो हम देख लें STP पर
क्या दे रखा है बेटा? N2 गैस का आयतन, N2 गैस का आयतन जो कि दे रखा है बेटा कितना? 2.24 लीटर। अब क्योंकि ये दे रखा है 2.24 लीटर, तो इससे हम निकालेंगे मोल। अब बच्चों मोलों की संख्या का कौन सा सूत्र लगाऊंगा मैं? मोलों की संख्या बराबर, देखिए क्योंकि एसटीपी पर गैस का आयतन दिया है तो इसी का सूत्र लगाना पड़ेगा मुझे। एसटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन बटे कितना रखते हैं बेटा? 22.4। तो ये दे रखा है 2.24 बटे 22.4, भाग देंगे बेटा तो ये आ जाएगा कितना? 0.1 मोल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कितना? 0.1 मोल। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी देखते हैं फिर। पांचवा दे रखा है, क्या दिया है बच्चों? 1.204 गुणित 10 की घात 25 CO2 के अणु। अणु मतलब अणुओं की संख्या, मतलब बच्चों कणों की संख्या दे रखा है। ठीक है, करते हैं बेटा अपन यहां पर करते हैं। हमें दे रखा है CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या जो कि कितनी है बेटा? ये है 1.204 गुणित 10 की घात 25। अब इसमें हमें निकालना क्या है बच्चों? मोल। तो मोलों की संख्या बराबर क्या याद किया हमने? अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे Na, बटे Na। तो बेटा कणों की संख्या कितनी दी है? 1.204 गुणित 10 की घात 25 और बटे में Na जो होता है, Na का मान होता है 6.02 गुणित 10 की घात 23। अब देखो बेटा क्या कर रहा हूं मैं, एक जीरो यहां से हटा रहा हूं, ये हो जाएगा 12.04, 10 की घात 25 थी, एक पॉइंट को बेटा मैंने एक डिजिट आगे ले गया, दशमलव को एक अंक आगे ले गया, तो 25 से घात हो गई 24 बटे 6.02 गुणित 10 की घात 23। अब बेटा 6.02 से 12.04 दो बार कटेगा और 23 से 23 गया, एक बचा, तो बेटा ये हो जाएगा 20 मोल। इस तरीके से हम मूलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र सीखे हैं और इन सूत्रों से कैसे हम मूलों की संख्या निकालते हैं ये सीख लिया। आगे चल के अगले लेक्चर में हम मूलों की संख्या की और बात करेंगे, यानी कि इसके अच्छे अच्छे टाइप के सवाल। ये तो बड़े बेसिक सवाल बताया मैंने, अभी आगे चल के और अच्छे सवाल है हमारे पास, उनको हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।